लो यार, आप एकदम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया है ना सभी? बहुत शानदार मेरे भाई। काफ़ी बच्चे लाइव हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हमारी काफ़ी लंबी नहीं रहेगी, थोड़ी सी क्लास रहेगी। रीज़न हम बताते हैं। हमारे दो सवाल बाकी हैं, 59 और 59 और 60। इन क्वेश्चंस को हम चाहते तो कल ही की क्लास में करवा देते, लेकिन वो थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाती है और मुझे लग रहा था कि ये दो सवाल हैं और अगर ये अच्छे सवाल हैं तो इनको थोड़ा सा वक्त देकर आपको समझाना चाहिए। तो आज की क्लास में हम ये दोनों क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद आप लोगों के जो भी डाउट होंगे मेरे भाई, उनको हम टैकल करेंगे और बढ़िया तरीके से कल एक नया टॉपिक की हम शुरुआत भी करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बढ़िया हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत शानदार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को। आ जाइए, तो आते हैं मेरे भाई यहाँ पर। और अभी जो है थोड़ा वर्क शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। एक बहुत ही स्पेशल आप लोगों के लिए चीज़ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा नहीं, बस अगले 10 दिनों के अंदर आप लोग के पास एक बहुत 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 प्यारी चीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। सुबह शाम दिन रात बस उसी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का वक्त लेके, ठीक है। तो बहुत प्यारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। आज उसी के चक्कर में 4:30 वाली क्लास भी हमें कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि थोड़ा बहुत इसी से वक्त निकालूंगा। कुछ मैं अपने नींद को कम कर चुका हूँ, 6-7 घंटे की जगह पे 4 घंटे लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ बेहतरीन कर रहा हूँ प्लान आप लोगों के लिए, मिलेगा बहुत ज़बरदस्त, देखना, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्या कहा गया है CHSL का? Under a sale offer for an item, Mahesh was offered 24% discount on the part of the market price that was paid in cash, but charged 1.5% on the part of market price paid through a credit card. If Mahesh paid 40% of the market price in cash and rest through credit card, and his total final payment was 6391, what was the market price of the item? समझाते हैं पूरे के पूरे सवाल को, क्या कहा है, ठीक है। पूरे के पूरे सवाल को एक बार हम क्लियर अप करें तो आपको, ठीक है। किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में, किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% की जो है वो छूट की पेशकश की गई है जिसका भुगतान नकद में किया जाना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया है तो उसका कुल अंतिम भुगतान 6,391 था। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अब सिंपल सी बात है कि 24% डिस्काउंट जो है मेरे भाई कैश पर मिलता है, लेकिन 1.5% जो रुपया है मेरे भाई वो कार्ड वाले पेमेंट पे लग जाता है। अक्सर आप देखेंगे, आज से नहीं, अगर हम थोड़ी पहले की बात करें तो जनरली हम होटल में, रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी एक तरीके से अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सामने वाला कहता है कि भैया इस पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। रीज़न बहुत सिंपल होता है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट को TDS देना पड़ जाता है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं गवर्नमेंट के पास उसका कोई हिसाब नहीं होता है। जैसे मैं भी GST डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं अगर आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट अगर ट्रेस भी करती है किसी को GST में या इनकम टैक्स में, तो उस पैसे को ट्रेस करती है जो उसके अकाउंट में आता है। अगर आप जिन पैसे की लेन देन बात करते हैं एक तरीके से कैश में, उसके ऊपर कभी कोई ट्रेस नहीं होता। सब्जी वाले को कभी कोई ट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भर की जो डीलिंग रहती है वो पैसे में, कैश में रहती है। लेकिन वहीं अगर आप बात करो जो पैसे एक तरीके से अकाउंट में डील हो रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर ट्रेसमेंट की ज़्यादा संभावना रहती है। तो वहीं यहाँ कहा गया कि अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो हम आपको 24% का डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे ना तो जो पैसा है उसका 1.5% आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं। सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर मैं ही हूँ और मानो मैं 100 रुपये का सामान किसी को दे रहा हूँ और मेरा उस पर 1.5% टैक्स लग जाएगा, तो मैं जेब से थोड़ी दूंगा, मैं आपसे लूँगा भाई। आप दो, आपका अमाउंट है। तो यहाँ पर यही बात हो जाती है हमारी, ठीक है, कि हम इसे किस तरीके से
पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे। अब चलो ठीक है, जो कैश वाला पार्ट है उस पर 24% का डिस्काउंट है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो कार्ड वाला पार्ट है मेरे भाई यहाँ पर उस पर 1.5% एक्स्ट्रा लगेगा। उस व्यक्ति ने जो भी सामान लिया उसका कितना परसेंट हिस्सा कैश में दिया है और कितना परसेंट हिस्सा एक तरीके से यहाँ पर उसने कार्ड से पेमेंट किया है। तो कहा गया कि महेश ने 40% जो पेमेंट है वो कैश में किया हुआ है और बाकी का 60% जो पेमेंट है ना वो उसने कार्ड से किया हुआ है। ठीक है, जो फाइनल पेमेंट उसने की है वो मेरे भाई 6391 की उसने की हुई है। तो बताओ हमारा मार्केट प्राइस कितना था। अब यहाँ हम आपको छोटी छोटी बातें समझाते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या है कहानी। मान लेते हैं आइटम की कीमत 100 रुपये है, जो भी उसने आइटम खरीदा होगा। मान लेते हैं 100 रुपये क्या 1000 रुपये मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो 1000 रुपये है। ठीक है, अब इसको दो भागों में महेश ने दिया हुआ है। बोला ना, अंडर ए सेल ऑफर फॉर एन आइटम महेश वाज ऑफर 24% ऑन द मार्केट प्राइस दैट वाज इन कैश, और 40% जो है यहाँ पर इतना है। तो मान लो ये महेश को एक तरीके से जो है 40% ऑफ द मार्केट प्राइस इन कैश एंड रेस्ट थ्रू अ क्रेडिट कार्ड। चलो आ जाओ, तो मान लेते हैं कि कोई सामान मैं खरीदने गया, मैं महेश नाम का व्यक्ति हूँ, और मैं जब दुकान में देखता हूँ तो उस दुकान में जो कीमत नज़र आती है मुझे वो 1000 रुपये की नज़र आती है। मैंने डिसाइड किया कि इस पैसे का जो है एक तरीके से यहाँ पर मैं कैश में पेमेंट करूँगा और बाकी कार्ड जो है मेरे भाई मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा। कैश है मेरे भाई, कितना पेमेंट होगा, तो बोला गया कि इसका 40% हिस्सा 1000 का 40% यानी 400 रुपये होता है। और कार्ड से पेमेंट करने की अगर हम बात करें तो कार्ड से जो है जो बच गया यानी 600 रुपये हम कार्ड से पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पर जो है अगर बात करते हैं डिस्काउंट को लेकर तो हमें यहाँ डिस्काउंट कितने का मिलेगा, तो यहाँ पर कहा गया है 24% का। तो यहाँ 24% का आप डिस्काउंट देख लो। 400 का 24% कितना होता है, तो 24 चौके 96, 96 होता है। तो इसमें से हम 96 घटा देंगे तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, 304 रुपये मुझे यहाँ देना होगा। और यहाँ पर मेरे भाई क्या लगेगा, तो 1.5% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 1.5% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा मेरे भाई। तो जैसे इसका 1% हमारा कितना हो गया, 6 रुपये हो गया, आधा % हमारा 3 रुपये हो गया, तो 1.5% हमारा 9 रुपये हो गया। आपको अगर बेसिक से कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 600 का मेरे भाई 1.5% और बट्टे में कितना हमारा 100, तो भी मेरे भाई यहाँ पर 15, यहाँ पर दशमलव हटा दोगे 0 आ जाएगा, 90/10 यानी 9 रुपये हो जाएंगे। तो वही बात मैंने कहा कि इसमें 9 रुपये मुझे ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, तो 609 देना पड़ेगा। तो महेश अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और फाइनल पेमेंट अगर हम करें तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ को महेश को 609 रुपये देने पड़ेंगे और यहाँ महेश को 304 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कुल मिलाकर 600, 300, 900, 913 रुपये देने पड़ेंगे। 913 रुपये की पेमेंट कौन करने वाला है, तो महेश करने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई जो ये दिया गया है ये 6391, ये वो पैसा है जो महेश ने पे किया है, यानी या तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस कह सकते हैं या महेश का कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। तो यानी ये हमारा क्या है, इन दोनों का सम है, यानी 609 और 304। तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 913 की वैल्यू है। और अगर हम बात करते हैं मार्केट प्राइस के बारे में, तो मार्केट प्राइस हमने कितना माना है, तो 1000 माना है, तो हमें यहाँ 1000 की वैल्यू दोस्त निकालनी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्या आप इसे काट सकते हैं, तो मैं 7 से देखता हूँ, क्योंकि 3 जो है यहाँ पर 1 है, तो 3 को किससे गुना करेंगे, 1 आएगा तो 7, 7 का 3 गुना 21, 7 एकम 7, दोनों 7 9 63, यानी ये इसको 7 बार में काटेगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो CHSL 2022 में पूछा गया मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था, ये बहुत ही प्यारा सवाल था। ये समझ में आ गया मेरी बात को, यहाँ पे क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का यहाँ पे कि उसको 1000 रुपये की अगर पेमेंट करनी थी तो 1000 के उसने 2 भाग किए थे, एक 40% हिस्सा कैश में दिया था, 60% हिस्सा कार्ड से दिया था। जो कार्ड से दिया, कैश से दिया था उस पर 24% का डिस्काउंट लग गया तो कीमत कम हो गई, और जो कार्ड से दिया था उस पर 1.5% एक्स्ट्रा लग गया तो कीमत बढ़ गई, यानी इस पर इतने रुपये, इस पर इतने रुपये, यानी 913 यूनिट। ये जो मान दिया गया है 913 यूनिट का मान दिया गया, और कितने का निकालना है, तो 1000 यूनिट का मान हमें निकालना है। क्लियर है भाई, चलिए आ जाइए अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 CHSL का हमारा एक और प्यारा सा सवाल है, बढ़िया तरीके से सर रिपीट कर दीजिए। देखिए बच्चे, हमने एक एक चीज़ को रिपीट कर दिया है कई तरीके से, बढ़िया तरीके से आप समझिए इस बात को। 1000 मैंने क्यों लिया,
आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं भाई, मैं तो एक यूनिट मान के चल रहा था। आप लोग इसमें जो है ना, जो भी आप बताना चाहते पूछना चाहते पूछ लीजिए। हाँ, वंस मोर मैं पूरा क्लियर समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा से समझ लेना। मैंने यहाँ 1000 माना है, आपकी कीमत है। आप 2000 मान लो, 3000 मान लो, 4000 मान लो, 5000 मान लो, वो आपके ऊपर है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ा संख्या इसीलिए लेते हैं 1000 जैसी संख्या, क्योंकि उसका कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि इस व्यक्ति ने 40% हिस्सा जो है वो कैश में दिया है। तो यार 1000 का 40% कितना होता है भाई? तो 1000 का 40% आप ऐसे एकदम बच्चों की तरह निकालना चाहते हो तो लो, ऐसे बच्चों की तरह निकाल लो कि सर ये 1000 का 40% है, यानी कितना हो जाएगा? तो 400 हो जाएगा। तो ये 400 हो गया। 1000 में 400 कैश में गया तो कार्ड से हमारा कितना गया? इतना गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्काउंट मिला है 400 का 24%। तो मेरे भाई 400 का 24% निकालना नहीं आता है आप लोगों को? बताइए, 400 इंटू 24/100, गजब बात करते हैं यार आप लोग, बताइएगा ज़रा। 96 होगा। तो यानी इसमें कितने की कमी करोगे? 96 की, तो इसीलिए 304 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1.5% एक्स्ट्रा, तो 600 का 150%। तो यहाँ बोलेंगे 600 का 1.5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 100, जो कि मेरे भाई करोगे तो 9 रुपये आएगा। तो इसीलिए इसमें 9 रुपये ज़्यादा, यानी इतना हो गया। दोनों को मिलाकर उसे को इतना देना होगा, तो दोनों को मिलाकर मेरे भाई जो है, अगर हम दोनों को मिलाकर बात करें तो 913 देना होगा। क्वेश्चन में कहा है उसने इतना दिया, यानी जो दिया है वो कितने का मान है? तो 913 का। ओरिजिनल प्राइस पता करना है तो 1000 से गुना कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, 100 मान लेंगे तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा जो है वो दशमलव में ज़्यादा जाएगा, और ये जो है हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। ध्यान रखिए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, जितने भी डाउट हैं, जिसके भी डाउट हैं, आराम से इस क्वेश्चन के बाद पूछना। हर किसी के डाउट को बताएंगे मेरे भाई, इस बात को समझो। अभी बस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। पर्सनल डाउट जो भी हैं, ये वो सारी बातें सारा टैकल करेंगे। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 रुपये है, और यह खुदरा विक्रेता को 20% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता इसे किस मूल्य पर बेचना चाहेगा? द मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन इज 3750 एंड इज available to a retailer at a discount of 20%. At what price should the retailer sell it to earn a profit of 15%? मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, ये बताओ कि मार्केट प्राइस टेबल का 3750, रिटेलर को ये मिल जाता है कितने के डिस्काउंट में? तो 20% के डिस्काउंट में, यानी मार्केट से रिटेलर खरीद के लेके आएगा 20% के डिस्काउंट में। फिर कहा गया कि यहाँ पर रिटेलर जो है वो उसको कितने में बेचे कि उसको यहाँ पर 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए हम छोटी सी बात करते हैं यहाँ पे। अब आप ऐसे समझ लीजिए दोस्त यहाँ पे कि ये एक रिटेलर नाम का व्यक्ति है। ठीक है, और ये रिटेलर नाम का व्यक्ति क्या है? तो ये मेरे भाई बीच वाला काम करता है। बीच वाला काम मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है? तो ये एक प्यारा सा मार्केट है, और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके आता है, ऐसे समझ लो यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट से सामान खरीद के लेके आता है, ये खुद खरीदता है, और ये सप्लाई किसको करता है? तो मानो यहाँ पर ये जो है कस्टमर को बेच रहा होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जितने भी आप शोरूम देख रहे होते हैं, एडिडास हो गया, रिबॉक हो गया, नाइकी हो गया, मॉल हो गए, खुद तो सामान बनाते नहीं है ना, किसी से खरीद के लेके आते हैं। तो मान लीजिए ये किसी से खरीद के लेके आया, अब इसको बेचना है। ठीक है, जब ये मार्केट में गया सामान लेने, तो मार्केट प्राइस जो है उस पंखे का कितना था मेरे भाई? तो 3750 रुपये था। ठीक है, मार्केट वालों ने इसको कहा, यानी वेयर हाउस वालों ने कहा कि देखो हमने प्राइस लगाने को तो लगा दिया है, चूंकि तुम एक रिटेलर हो तो हम तुम्हें डिस्काउंट पे देंगे। तो कितने परसेंट के डिस्काउंट पे दे दिया? तो 20% के डिस्काउंट पे दे दिया। तो यानी इसको ये खरीद कितने की पड़ी? तो यानी इस सामान का 20% कम, यानी इसको 80% का सामान ये पड़ा। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि कितने कीमत पर वो उसे बेचेगा कि 15% का प्रॉफिट हो। ये मेरे भाई सारा का सारा आप इस सवाल को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो सीरीज मेथड से। अगर सही मायने में देखोगे ना, तो यहाँ पर पूरी कहानी जो चल रही है वो सीरीज चल रही है। ठीक है, पहले मार्केट से ये पर्सन लेकर आता है, और फिर उसके बाद यहाँ से जो है कस्टमर के पास जाता है। तो अक्सर जब भी ऐसे सवाल होते हैं, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, जब भी ऐसे सवाल होंगे दोस्त, वहाँ पर किस चीज़ का अप्लाई करेंगे? हम यहाँ सीरीज मेथड का अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, मार्केट प्राइस आपका कितना था? तो 3750 था। ये मेरे भाई अपने आप में कितना है? तो अपने आप में 100% है। 100 में 20 का डिस्काउंट, तो कितने में बिकेगा? 80 में। अब इतने रुपए में हम सामान को खरीद के लेके आ गए। ये मेरा क्या हो गया? तो ये मेरा मेरे भाई कॉस्ट प्राइस हो गया। ये मेरा क्या हो गया? तो मेरे खरीद का
दाम हो गया। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम इस सामान को बेचना चाह रहे हैं और हम कितने के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहे हैं, 15% के। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये मेरा खरीद का दाम है और खरीद का दाम कभी भी कितना रहता है, 100 रहता है। जैसे मार्केट प्राइस 100 रहता है और उसमें डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो सेलिंग आ जाता है, वैसे ही ये मेरा भाई खरीद का दाम है 100 है। अब इसमें एक बात बताओ, 15 का लाभ कमाना है तो 100 में 15 का लाभ यानी कितने में बेचेंगे, 115 में। तो पहले मैंने इसको इतने में खरीदा यानी ये मेरा सीपी आ गया, और सीपी जो है हमारा 100 था तो 115 से गुना कर दिया तो हमारा एसपी निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। आप यहाँ दोनों जीरो से दोनों जीरो को ख़त्म करिए। आप 5 से काटेंगे तो आपका 23 बार में कटेगा, और अगर आप 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। फर्दर अगर आप 5 से काटते हैं तो 5 का 7 गुना 35, 5 का 5 गुना 25, और 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 2 बार में। 75 का 2 गुना मेरे भाई हो गया 150 रुपये, और 150 इंटू हमारा 23 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। 23 का 5 गुना 115 का 5, 11 पास में आपके। ठीक है, 23 से कम 23 और 10 33 और 1 34, 3450 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए बड़ी ध्यान से आप लोगों को करना क्या है, मैंने आप लोगों को डिस्काउंट पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो है एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें और अगर कोई लेफ्ट आउट कैटेगरी है, कोई लेफ्ट आउट हमारा क्वेश्चन है, या कुछ भी अगर मान लीजिए कि बचा, कोई स्पेशल टाइप बचा है, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन है, कभी कोई मॉक में आया हुआ कुछ भी है मेरे भाई, तो वो मेरे भाई आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, और वो ये काम कर सकते हैं कि आप सीजल वैरियर की बुक से जो है इसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी सीजल वैरियर की बुक है उसमें हमने तरीके से जो है सारे के सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, ये रह गया। ठीक है, और ये सीजल वैरियर की बुक से आपको क्या करना है कि प्रॉफिट लॉस के और डिस्काउंट के मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों सारे सवाल लगा लेने हैं। बड़े ध्यान से फिर से सुनिएगा मेरी बात को लेकर, प्रॉफिट लॉस के और डिस्काउंट के दोनों क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं। रीज़न हम आपको बताते हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे के सारे अपडेटेड हैं। ठीक है, लेकिन उनके कई ऐसे टाइप है, जैसे मानो 2022 में किसी टॉपिक के ऊपर 5 क्वेश्चन आए, कोई पर्टिकुलर टाइप, तो क्लास में मैंने उसके 2 करवाए हैं, 3 इसके अंदर बाकी हैं। पूरा का पूरा लगा लीजिएगा। अगर आप ये 2 सवालों को बढ़िया 2 सालों के ऊपर बढ़िया कमांड बना लेते हैं ना, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत मेरे भाई नहीं है। और इस बुक को अगर आप मान लीजिए कि मंगाना चाहते हैं तो सब्र कर लीजिएगा। ठीक है, फ्राइडे को इसके ऊपर सेल आने वाली है, यानी आज कौन सा दिन है, हमारा वेडनेसडे है ना। ठीक है, तो आज हमारा बुधवार है और फ्राइडे को इसके ऊपर सेल आएगी, सबसे बड़ी सेल होगी। 210 रुपये की किताब को हो सके तो यहाँ पर 175 पर आपको सेल में मिल जाएगी। तो ये बुक मंगा लीजिएगा, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन जो हम साथ में आपको पढ़ा रहे हैं सारे के सारे आपको ख़त्म करने हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट लगाओगे तो रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, लिमिटेड रिसोर्स रखो अपना जिसको बार बार रिवाइज़ भी कर पाओ मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो आपको कल इवेंट में दिख जाएगा। बस ऐसा रखूँगा यहाँ पे जो आप लोगों के लिए जल्दी से थोड़ा ख़त्म हो, बढ़िया तरीके से अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहे उसकी, परेशान मत होना। अब मेरे भाई जिसके जिसके जो भी डाउट है वो थोड़ा बता दो आप लोग, ताकि आप लोगों के डाउट को भी हम क्लियर अप कर पाएँ। आज का सेशन 2 क्वेश्चन कराने का नहीं था, 2 क्वेश्चन प्लस आपके डाउट लेने का था। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा मेरे भाई कल बताऊँगा मैं, आज नहीं। एक बच्चा कहता है कि सर मेरे ऊपर जो है मेरे पड़ोसियों ने गलत एफआईआर कर दिया है। देखो एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। ठीक है, सारी बातें हम आपको धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। अगर आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर गलत एफआईआर किया है तो कोशिश करिए कि उस एफआईआर को आप क्लियर अप करवा पाएँ। हालांकि उसका बहुत बड़ा रोल जो है वो आपको नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अगर चार्ज बहुत संगीन रहता है, जैसे मर्डर केस हो गया और भी चीज़ें हो गई, तो परेशानी बढ़ती है। बाकी अगर चार्ज ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिर भी अपने तरफ से कोशिश करिएगा कि उस एफआईआर को जैसे तैसे हो जाए तो मेरे भाई सॉल्व हो जाए मैटर, वो आपके ऊपर से उठ जाए। ठीक है, आ जाइए सर प्लीज़ एडवांस का कोई टॉपिक स्टार्ट करिए। बिल्कुल एडवांस की टॉपिक आप मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन रुक जाओ, और 4 से 5 दिन के बाद आपका एडवांस का भी टॉपिक शुरू करवा देंगे। ठीक है, मतलब आपके सभी जगह नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तसल्ली से हम लोग पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, और 2 टाइम पर क्लासेस आप लोगों की चलेंगे। ठीक है, शिवम यादव, नंबर सिस्टम में टोशेंट रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? देखिए बहुत अच्छी बात कही शिवम यादव जी। जो टेशेंट मेथड आप कह रहे हैं
पिछले 4 सालों में एक भी सवाल ट्वोशेंट मेथड के ऊपर नहीं आया है। 2017 के पहले ट्वोशेंट मेथड के ऊपर, फॉर्मेट थ्योरम के ऊपर, कारपेट थ्योरम के ऊपर और पता नहीं दुनिया के अजीबोगरीब जितने भी थ्योरम थे सब पर सवाल आते थे, सब पढ़ाया भी जाता था। उस समय डिविजिबिलिटी के वो सवाल नहीं आते थे, जैसे 88 की डिविजिबिलिटी, 72 की डिविजिबिलिटी, 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी। तो जब पैटर्न हमारा बदलता है ना, तो हमें अपनी सोच, अपने कंटेंट को बदलना पड़ता है। अब आप कोई ऐसा मॉक दे रहे होंगे जो बहुत पुराना है, तो कभी कोई सवाल आपसे टकरा गया होगा, मैं बोलूँगा कि उन चीज़ों पर ध्यान मत देना। अभी राइट नाउ देखो, पढ़ाने को इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट फिर वही बात आता है इंपॉर्टेंट कि तय समय के अंदर आप अपने आप को कितना रिवाइज कर पाएंगे। एक होता है कि हार्ड लेबर, एक होता है स्मार्ट लेबर। स्मार्ट तरीके से मेरे भाई लेबर करो। आप यहाँ पे देखो, आप प्रीवियस के 2018 से लेकर 2023 तक 5 सालों में कोई भी सवाल उठा के देखो, रिमाइंडर में एक भी सवाल कोई भी पेपर का, CGL, CHSL, MTS, CPO, कोई भी सवाल आपका ट्यूशन मेथड पे नहीं आया। लेकिन वहीं कुछ नए वैरायटीज़ पूछे गए हैं जो हमने आपको पूरा का पूरा करवाया है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए। जितनी चिंता रिजल्ट की आपको, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर आप लोगों का रैंक जो है वो लेकर आना है, ताकि आप जो है एक तरीके से और बच्चों को भी रेकमेंड कर पाओ। हमारे लिए बढ़िया होती है। एक कोई भी संस्थान होता है ना, तो वो दिल से हमेशा इसीलिए भी पढ़ाता है क्योंकि उसको भी जो है बच्चों से रिजल्ट चाहिए होता है। समझिए इस बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर, शीट का क्वेश्चन बुक में है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बुक्स के साथ कोलैप्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन कोलैप्स करेंगे, लेकिन बाकी आपको खुद बनाना होगा। जब तक आप खुद से कलम उठाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप 1% भी नहीं सीख पाओगे मेरे भाई, ये बात ध्यान दो, ठीक है। जैसे मैं कहते सर आज तक मेरा रिप्लाई नहीं दिया भाई जी, ब्रह्मास्त्र सीजल वैरियर है, CHSL हो जाएगा क्या भाई? अगर आप यहाँ दोनों को बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत तरीके से हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। आप क्वेश्चन बनाइए तो सही। आपको ये किताब कम लग रही है, आप इसको एक बार ख़त्म करके मुझे दिखा दो, गारंटी कह रहा हूँ मैं। ख़त्म करके बस मुझे दिखा दो, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका स्कोर पहले कहाँ था और अब कहाँ हो जाएगा। बहुत स्कोर में डिफरेंस होता है। अक्सर हम ऐसी मोटी किताबें पकड़ लेते हैं जिनको सॉल्व करते करते जो है हमारा पूरा का पूरा 1-1.5 साल लग जाता है। मैं उस चीज़ की आदत बच्चों से छुड़ाना चाहता था। मेरी कोशिश बस यहाँ पर ये थी कि थोड़ी आप लोगों की आदत अच्छी हो, थोड़ा आप अपने आप को सुधार पाएँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगी, हाँ भैया अगले 2-3 दिन के अंदर हम एक चैप्टर निपटा दे रहे हैं। बहुत कम सवाल भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं हो, हाँ बस ये हो कि एक कॉन्फिडेंस हो, मेरी शीट सॉल्व करने के बाद आपको ये बुक के सारे क्वेश्चन लग जाएं, ठीक है। ध्यान रखिए। चलिए सर, अभी हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं और सीडीएस का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या है, कॉलेज क्या था उनका, यहाँ पर कहाँ गया वो कमेंट? कोई बात नहीं, एक करके दिखाइए। आप नीचे जाइए, यहाँ पे नीचे जाइए, क्लिक करिए, रिफ्रेश करिए ना, नीचे जाइए ना आप, ठीक है। अब रोक दीजिए यहीं पे, ठीक है। सर अभी मैं फर्स्ट ईयर में और अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, आपकी तरफ से कितना पढ़ना है? प्रदीप कुमार मेरे भाई, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ाई उतनी करो जितना तुम अपने दिमाग में रिटेन कर पाओ। इतना ज़्यादा भी मत पढ़ो कि सारा का सारा भूल जाओ, और इतना ज़्यादा भी मेरे भाई, इतना कम भी पढ़ाई नहीं करना है कि बहुत सारी चीज़ें रह जाएँ, ठीक है। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइम आप पढ़ाई को दीजिए। अगर आपके पास 12 घंटे की क्षमता है तो फिर 10 घंटे ही क्यों देना, क्यों ना हम पूरा का पूरा 12 घंटे दें, लेकिन फिर उसमें हम पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर मैथ लगा लिए हैं और मूवी चला रहे हैं और सारा फोकस मूवी के ऊपर है। कभी भी ऐसी गलती मेरे भाई मत करो। अगर CGL या कोई भी परीक्षा आपको निकालनी है ना, एक ही मूल मंत्र है, वो ये है कि एक परफेक्ट आपकी रूटीन होनी चाहिए। उस रूटीन में पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट का समावेश हो, करंट अफेयर से लेके वोकैबुलरी से लेके ग्रामर से लेके मैथ से लेके सब कुछ हो, और उनको तरीके से याद करें। जो चीज़ मेरे भाई याद करने वाली है आप उनको याद करिए, और जो प्रैक्टिस करने वाली है वो प्रैक्टिस करिए। अगर एरर के क्वेश्चंस हैं तो ऐसा नहीं अपने आप को किसी चैप्टर के 20 या 30 एरर में आपने समेट के रख रखा है, फिर हमेशा आपको दिक्कत आएगी। जब जब आप मिक्स एरर लगाएंगे तब तब दिक्कत आएगी। कम से कम एक टॉपिक के 100 से 150 सवाल आप लगाइए। इस समय इतने टेलीग्राम में आप किसी को भी ज्वाइन कर लेंगे ना, तो आपको इतने फ्री PDF मिल जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो टेलीग्राम पर बहुत सारे फ्री PDF मिलते हैं भाई, एरर वेरर के तो लगा लिया करो। नाउन के कम से कम 100-150 एरर लगा लो, प्रोनाउन के लगा लो, फिर देखो ना तुम्हारा ग्रामर कैसे सुधरता है। अब कोई बच्चा वोकैबुलरी में मात्र यार 20 वोकैबुलरी, 50 वोकैबुलरी या 200 वोकैबुलरी याद करके बैठा है, उसको वन वर्ड का कोई ज्ञान नहीं है, उसको यहाँ पर इडियम फ्रेज का कोई ज्ञान नहीं है, कहाँ से वो इंग्लिश में स्कोर करेगा यार?
ये बताओ, प्री में 25 सवाल होते हैं, 12 वोकैबलरी के 13 ग्रामर के होते हैं। आप बताओ, वो 12 वोकैबलरी का तो पूरा का पूरा छोड़ के जा रहा है, फिर कहता सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है? यही कि हम मेहनत करना शुरू करें तरीके से। ठीक है सर, क्लास की टाइमिंग थोड़ी पहले रख दीजिए। मेरी लाइब्रेरी 7:15 में बंद हो जाती है, आपकी लाइब्रेरी 7:15 में बंद होती है, किसी की लाइब्रेरी 7 बजे बंद हो जाती है, किसी की 8 बजे बंद होती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते भाई, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अक्षय ठाकुर कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ अक्षय जी मेरे भाई, फिर तो आपको एक प्रॉब्लम होगी, और वही होगी कि आप क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जिस दिन से मेरे भाई आपने क्वेश्चंस को रिवाइज करना शुरू किया ना, आप लोग को अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है भाई, दोबारा से वीडियो देखो ना। आप ये बात को क्यों नहीं समझते हैं कि आपके पास ऑनलाइन का एक्सेस है, आप ऑफलाइन नहीं है कि एक बार सर पढ़ा के निकल गए उसके बाद हम पूछ ही नहीं सकते हैं, जान ही नहीं सकते हैं। यार कहीं पर तुम्हें कोई भी डाउट आता है भाई, 2 बार रिपीट करके जाओ, 3 बार रिपीट करके जाओ। कुछ बच्चे तो ऑनलाइन को इस तरीके से लेके चलते हैं, पता है क्या करते हैं? लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे, लैपटॉप या मोबाइल चला लेंगे, हाथ ऐसे एकदम फोल्ड कर लेंगे, ईयरफोन लगा लेंगे, चल रहा है वीडियो, सब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, 2 गया, 3 आ गया। ऐसे नहीं होता है भाई, समझो। जब तुमने एक बार पढ़ाई कर लिया ना, तो उसके बाद तुम अपने आप को बैठकर शीट लेकर शीट लगाओ भाई। ठीक है, फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर शीट लगाओ। अगर किसी क्वेश्चन में अटके तब जाकर वहाँ पर वीडियो देखो। आप लोग क्या सोचते हो कि वीडियो को देख लेंगे तो सिलेबस रिवाइज हो जाएगा? 2 तरह का बच्चा है, मैं बताता हूँ। इसी स्टूडियो में दोनों ने मेरे साथ साथ में कोचिंग लिया, दोनों ने मेरी सारी की सारी वीडियो को देखा, दोनों ने मेरे डिस्काउंट के 6 के 6 वीडियो देखे। पहले बच्चे ने क्या किया, तुरंत अगले दिन ये हमारी सीजल वैरियर या प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब उठाई और उसने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। और दूसरा वहाँ पर क्या करता है, नया टॉपिक पे बढ़ जाता है, पिछले को देखता ही नहीं है। और जब नया पढ़ रहा है तो फिर नया भी बस पढ़ रहा है, कलम नहीं उठा रहा है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, एक तरफ क्वेश्चन लगा रहा है। जब वो एक चैप्टर को पढ़ता है ना, तो उसके सारे क्वेश्चंस वो लगाता है। तो उससे क्या होता है, उसको पता चलता है कि कंसेप्ट्स को किस तरीके से अप्लाई करना था और कहाँ पर करना था। अब अगर उस बच्चे को आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सवाल दे दो, आप मॉक टेस्ट का कोई भी सवाल दे दो, वो अप्लाई कर लेगा। लेकिन ये बच्चा जो सिर्फ रट कर बैठा था मेरी वीडियो को ना, ये मेरी शीट ही लगा पाएगा, इसके बाहर नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए ये भी प्रॉब्लम आता है, आपकी शीट तो लग जाती है, बुक नहीं लगता। इसीलिए क्योंकि आपने मेरे कंसेप्ट्स को रटने की कोशिश की, समझा तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो कभी खुद से लगाया ही नहीं। यार जब नया सवाल बुक में तुम काउंटर करते हो ना मेरे भाई, तब तुम्हें पता चलता है कि अच्छा यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, यहाँ पर ये अप्लाई करना था। बट जब तुम काउंटर ही नहीं करोगे तो उनके एप्लीकेशंस को जान ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात को लेके यहाँ पे। ठीक है, और क्या है? चलिए सर, हम अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं और सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज के वर्क भी हैं। देखो अगर इतनी सारी चीज़ें आपने संभाल रखी हैं तो वक्त तो लगेगा दोस्त, यहाँ पे समझो। ठीक है, ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, थोड़ा पार्ट तो समय आपका जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपको जो करना है वो इसी में करना है, इसमें आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो करते रहिए, थोड़ा रिवीजन करिए। जैसे मान लीजिए कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब आपका पता है काम क्या हो जाना चाहिए, आज से आप अपने आप को बांट दो और आप जो है सबसे पहला काम ये करोगे, डेली का डेली मेरे भाई 15 से 20 सवाल अपने सीजल वैरियर या कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब से, हालांकि जो मैं दे रहा हूँ सीजल वैरियर वो काफ़ी है और जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो काफ़ी है। तो अपनी क्लासरूम शीट, अपनी प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, सीजल वैरियर फॉलो कर लो। डेली के डेली 20 सवाल मेरे भाई लगाओ और साथ के साथ जो हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे उसको भी पढ़ते चलो। इससे कभी पीछे नहीं रहोगे। अगर एक दिन भी छोड़ दिया ना तो अगले दिन इतना सारा काम पेंडिंग हो जाएगा और करने को कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैथ्स अच्छा तब होता है जब एक तरफ आपकी प्रैक्टिस भी चलती है, दूसरी तरफ आप सीखते भी हैं। सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी नुकसान है। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे नहीं। अब एक ने कहा, सर ने कहा था किताब लगाने को, हम बाद में उनसे पढ़ेंगे, पहले किताब लगा लेते हैं, फिर मेरे अप्रोच और ट्रिक तो तुम सीख ही नहीं पाओगे। तो एक तरफ टीचर से सीखना है और दूसरी तरफ अपना कलम चलाना है। ये दो तरीके साथ के साथ होते रहने चाहिए। ठीक है, चलिए तो इतना करिए और बाकी कल जो है जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो आप लोगों को आपके एप्लीकेशन पर दिख जाएगा बड़े प्यार से। ठीक है भाई, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।